हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग हिल एकेडमी में। आज हम आपके लिए अगला केस लेकर आए हैं जो कि एक 22 वर्ष अविवाहित लड़की का है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। बीकॉम सेकंड ईयर उसका चल रहा है और उसका जो बैकग्राउंड है वो टाउन एरिया में रहती है। ठीक है, वेरी गुड। तो यूं ही उस लड़की को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, तो वहां पे उसके जो साइन्स एंड सिम्टम्स, जो चीफ कंप्लेंट्स देखे गए, उनमें से उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही खतरनाक था। वो अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाती थी और उसका जो व्यवहार था फैमिली मेंबर्स के साथ वो सही नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेलापन उसको महसूस होता था और उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, ना फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। और उसको रात भर नींद नहीं आती थी, वो रात भर सिर्फ सोचने लगती थी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती थी उस लड़की को, ये तभी आती थी जब कोई भी तनाव आता था इस लड़की को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। जब भी कोई तनाव होता था तो ये साइंस एंड सिम्टम्स उसमें पाए जाते थे। तो अब ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने देखे यहाँ पे, ये एग्रेसिव बिहेवियर इस लड़की का देखा, ये दिमाग में रख के हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोज करेंगे, कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं इस कंडीशन के रिलेटेड, और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम ऐसे कंडीशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा, इस केस में सारा हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो ऑलरेडी हमने देखा साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे इस लड़की का जो व्यवहार था बहुत ही खतरनाक था, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। जैसे उसको वो ब्लेड लेके बार बार अपने जो नस है वो काटने लगती थी, अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती थी, या फैमिली मेंबर्स के साथ उसका जो व्यवहार वो सही नहीं था, लोनलीनेस उसको फील होता था, या जो उसके फ्रेंड्स है फैमिली मेंबर्स उनके साथ भी उसका उठना बैठना या बात करना अच्छे से नहीं होता था। तो ये जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स है ये बीपीडी के है, यानी जो एक मानसिक बीमारी है, यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स देख के हम अब बोल सकते हैं ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये इसी बीमारी के रिलेटेड है, यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। अब ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती क्या है? बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, इसमें जो भावनाएं होती है वो इनस्टेबल, वो अनस्टेबल होती है एक व्यक्ति में। यानी वो अच्छे से एक व्यक्ति को जो इमोशंस, भावनाएं होती है वो स्टेबल नहीं होते हैं, और उसमें जो एक व्यक्ति का व्यवहार होता है वो भी खतरनाक होता है। और इसमें पेशेंट बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, और पेशेंट के जो रिलेशन होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी सही नहीं रहता। तो ये जो कंडीशन हमने देखी बाई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में हम बीपीडी बोल सकते हैं, इसके अब हम देखेंगे ब्रॉडली, हम इसके लक्षण देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को बीपीडी यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। तो विस्तार से हम देखेंगे इस डिजीज के लक्षण। तो सबसे जरूरी या सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लक्षण देखी जाती है वो है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में हमने ऑलरेडी देखा, ये जो लेडी थी इस केस में वो अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाती थी। जैसे वो अपने आप को बार बार नस काटने की कोशिश करती थी किसी ब्लेड से, या वो खुदकुशी करने की कोशिश करती थी, बार बार अपने आप को फांसी देने की कोशिश करती थी।
तो ये सबसे पहला जो लक्षण देखा जाता है इस कंडीशन में वो है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स। दूसरा जो साइन एंड सिम्टम देखा जाता है वो है इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ही खतरनाक व्यवहार होता है इस कंडीशन में एक व्यक्ति का, एक पेशेंट का, यानी वो दूसरों को बेवजह मारता है, बेवजह दूसरों के साथ अच्छे से बात नहीं करता, या पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे ही ड्रग्स लेता है, तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। तो तीसरे जो साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं इस कंडीशन में वो है डिस्टर्ब्ड थॉट पैटर्न्स, यानी इसमें जो मानसिक स्टेटस होता है एक पेशेंट का या एक व्यक्ति का वो डिस्टर्ब रहता है, उसके फॉल्स बिलीफ्स होते हैं, उसको बार बार अटैक्स आते हैं डिप्रेशन के या टेंशन के। ठीक है, तो अगला जो इसमें लक्षण पाया जाता है वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी में जो उसके मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कभी वो खुश रहता है, कभी वो गम में रहता है, कभी वो खतरनाक उसका मूड रहता है, तो उसका जो मूड है वो स्टेबल नहीं रहता है इस कंडीशन में, जो कि घंटों तक भी रह सकता है, कुछ दिन तक भी रह सकता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। तो बाकी इंटरपर्सनल इश्यूज भी देखे जाते हैं। इंटरपर्सनल इश्यूज में हम देखते हैं जैसे उसकी जो रिलेशनशिप होती है, उसका जो रिश्ता होता है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, वो सही नहीं रहता। उसने वो अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली के साथ ज्यादा बातें नहीं करता, उनके साथ ज्यादा उठता बैठता नहीं, तो उसकी वजह से उसको ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अलावा भी बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स देखे हैं, बहुत से लक्षण देखे जाते हैं इस कंडीशन में। जैसे अगर व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट था, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, लेकिन जब भी किसी को ये बीपीडी कंडीशन होती है या जब भी कोई बीपीडी कंडीशन से मुलवस होता है तो उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती है, बहुत ही डिस्टरबेंस होती है, उसको इंसोम्निया यानी लैक ऑफ स्लीप, वो सो नहीं पाता, रात भर सिर्फ सोचता रहता है, उसके जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स आते हैं रात भर। तो ये था इस डिजीज कंडीशन के साइंस एंड सिम्टम्स या लक्षण जो हमने विस्तार से देखे। तो इसके बाद हम देखेंगे अगर किसी भी व्यक्ति को बीपीडी होगा, यानी ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, अगर एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम ऐसे पेशेंट्स के लिए काम करेंगे, ऐसे पेशेंट्स की केयर करेंगे, तो हम कौन से स्टेप्स फॉलो अप करके ऐसे पेशेंट्स का केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थेरेपीज अडॉप्ट करके या फॉलो अप करके ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे 3 थेरेपीज दी गई है इस कंडीशन के रिलेटेड। सबसे पहली जो थेरेपी है वो है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, दूसरी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तीसरी जो थेरेपी है वो है स्कीमा फोकस्ड थेरेपी। जो सबसे पहली डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है जो भी भावनाएं होती है एक व्यक्ति की, एक पेशेंट की, उनको कंट्रोल करना, यानी जिस पेशेंट का भी दिमाग होता है, जिस पेशेंट के दिमाग में भी फॉल्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको दूर करना, और पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना, उसमें हम ये थेरेपी यूज कर सकते हैं, यानी डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी जिसको हम बोलते हैं। अगला जो थेरेपी हम यूज कर सकते हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव की अगर आप देखोगे, इसका जो शब्द कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग पावर होती है पेशेंट की, उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट होता है उसको नेगेटिव थॉट्स होते हैं दिमाग में, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसका व्यवहार बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करेंगे, इसके माध्यम से हम उसका जो व्यवहार है वो चेंज कर सकते हैं, उसके जो थॉट्स है नेगेटिव थॉट्स फिल कर सकते हैं विद पॉजिटिव थॉट्स, ताकि पेशेंट के व्यवहार में चेंज आए।
तीसरा जो है वो स्कीमा फोकस्ड थेरेपी। स्कीमा फोकस्ड थेरेपी क्या होती है? इसमें जो भी नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बोला उसमें हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स आते हैं, डेल्यूजन्स में फॉल्स बिलीफ्स आते हैं, तो इस पर्सन में भी कुछ फॉल्स नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम स्कीमा फोकस्ड थेरेपी यूज करते हैं, ताकि जो भी उसको नेगेटिव या फॉल्स बिलीफ्स होते हैं वो दूर हो जाए। तो ये थेरेपी सिर्फ काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर बीमारी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो होता है दवाइयां। ठीक है, वेरी गुड। थेरेपीज अगर एक पेशेंट के लिए काफी नहीं होगी तो वहां पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है दवाई। दवाई काम कर सकती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम किस प्रकार की दवाइयां दे सकती है एक पेशेंट को? जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। उदाहरण के तौर पर अगर हम SSRIs देंगे एक पेशेंट को, एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से क्या होगा? जो भी पेशेंट का डिप्रेशन लेवल होगा, जो भी पेशेंट की एंजाइटी लेवल होगी, जो भी लक्षण देखे जाएंगे पेशेंट में एंजाइटी के या डिप्रेशन के, वो कम कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट देके। या हम मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। ये मूड स्टेबलाइजर्स अगर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, लेमोट्राइगाइन यूज कर सकते हैं। लेमोट्राइगाइन से क्या होगा? जो भी एक पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते हैं उसके मूड्स, कभी खुश रहता है, कभी गम में रहता है, कभी खतरनाक उसका मूड होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम मूड स्टेबलाइजर्स देंगे ताकि पेशेंट का जो मूड है वो सही रहे। तो अगला जो है वो हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देंगे। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में जो भी सीवियर केसेस होती है, जिनको जो मूड डिस्टरबेंस होती है या मूड चेंज होती है, मूड स्विंग्स होती है, लेकिन सीवियरिटी उसका जो मात्रा होगा अगर ज्यादा होगा, तो वहां पे हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देंगे ताकि उस केस की जो सीवियरिटी है मूड स्विंग की वो कम हो जाए। वहां पे हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे क्विटियापाइन दे सकते हैं, क्विटियापाइन देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने बीपीडी पेशेंट के लिए थेरेपीज भी दी, थेरेपीज के बाद दवाइयां भी दी। तो अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं फॉर ए शॉर्ट स्पैन, फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसके लिए आप दो चीजें याद रखिएगा। एक होता है सेफ्टी प्लान, दूसरा होता है हॉस्पिटलाइजेशन। यानी शॉर्ट टर्म केयर कैसे दे सकते एक पेशेंट को ताकि उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो बीमारी है उसमें सुधार आ जाए, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। तो सेफ्टी प्लान में हम क्या करते हैं? हम ऐसे एक्शंस अडॉप्ट करते हैं, ऐसे स्ट्रेटजीज फॉलो अप करते हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, जैसे ये जो पेशेंट होता है ये डिप्रेसिव होता है, इसको हमेशा ख्याल आते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, फैमिली से दूर रहना। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि पेशेंट अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। हमें 24/7 अंडर सर्विलेंस रखना है, पेशेंट के साथ हमें रहना है, उसको डाइवर्जनल थेरेपी देनी है। हमें उसको उसके साथ बार बार बात करनी होगी ताकि उसकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो दूर हो जाए और वो अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। दूसरा, ये जो कांटेक्ट होगा पेशेंट का वो हमेशा ट्रस्ट, जिस पे भी पेशेंट भरोसा कर रहा होगा तो उसका कांटेक्ट वही उसके साथ होना चाहिए हर टाइम, ताकि जो पेशेंट है उसको ऐसा नहीं लगता है कोई गहरा गहरा मेरे साथ है, मैं इसके साथ फील नहीं कर रहा हूं, तो उसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा ही बिगड़ सकती है। तो इसीलिए हम बढ़ाव देंगे यहाँ पे उन्हीं पर्सन्स को जिसको अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी, किसके साथ? पेशेंट के साथ। नेक्स्ट जो है वो है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन में शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट का रिस्क होता है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी, तो वहां पे जो मेन पॉइंट आता है, मेन चीज आता है, वो होता है ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करना ताकि वो खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए और दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इस कंडीशन में जैसे हमने देखा, ये जो पेशेंट्स होते हैं इनका व्यवहार सही नहीं रहता अपनी फैमिली मेंबर्स की ओर और फ्रेंड्स की ओर। तो उसी को दूर करने के लिए, ताकि ये जो पेशेंट होता है इसका व्यवहार सही रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो
उठे बैठे और फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ सपोर्टिव थेरेपीज देंगे पेशेंट के लिए। सपोर्टिव थेरेपीज में जैसे हम फैमिली थेरेपी दे सकते हैं या ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं। फैमिली थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनको हम शिक्षा देते हैं कि आप हमेशा पेशेंट को सपोर्ट कीजिएगा, उसका जो डिप्रेशन लेवल है वो सपोर्ट से ही दूर होगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन होगी पेशेंट और फैमिली मेंबर्स या पेशेंट और फ्रेंड्स के दरमियान, वो उसमें सुधार आना चाहिए। उसमें उसमें सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से जो भी तनाव होते हैं वो दूर होंगे। जब तनाव दूर होंगे तब पेशेंट डिप्रेसिव थॉट में नहीं चला जाएगा, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसकी जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो सही रहेगी। तो फैमिली थेरेपी में हम जो रिलेशनशिप होती है एक पेशेंट की और फैमिली मेंबर्स की, वो इम्प्रूव करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। ग्रुप थेरेपी में जो भी उसके फ्रेंड्स हैं वो उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप हमेशा फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स इस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस फील ना करे। क्योंकि ऑलरेडी इस कंडीशन में हमने देखा है जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है कि हम अकेलापन उनको महसूस होता है, वो अकेले हैं। लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल उनके सराउंडिंग में होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, तो उससे ये मानसिक स्थिति भी दूर हो सकती है। तो एज ऑलरेडी हमने देखा ये जो कंडीशन थी बीपीडी कंडीशन, इसमें एक व्यक्ति को सोने में दिक्कत होती है, वो अच्छे से नींद नहीं कर पाता था। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो उसका रहन सहन का तरीका होता है वो हमें चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। यानी उसके जो रूटीन्स है जैसे खाने का, सोने का, वो हमें चेंज करना है, स्वस्थ रूटीन्स बनाने हैं, जैसे रेगुलर स्लीप, यानी उसके लिए फिक्स टाइम रखेंगे सोने के लिए। जैसे एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर हम उसको सवेरे ही सुलाएंगे और सवेरे ही उसको उठाएंगे तो ये एक हैबिट रहेगा एक पेशेंट के लिए, तो वो अच्छे से नींद कर पाएगा। एक रेगुलर पैटर्न बनाएंगे उसके लिए सोने के लिए, और एक्सरसाइज पैटर्न भी बनाएंगे उसके लिए, ताकि पेशेंट अच्छे से उसका जो बॉडी की एंजाइटी लेवल है वो दूर हो जाए। और खान भोजन के लिए उसको ऐसे ग़िज़ाएं देंगे, ऐसा भोजन देंगे जो स्वस्थ हो, जो बैलेंस्ड हो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो एक पेशेंट के लिए जरूरी हो। और इस पेशेंट में जो माइंड होता है वो भरा हुआ होता है टेंशन से, उसका दिमाग में बहुत से नेगेटिव बिलीफ्स होते, नेगेटिव थॉट्स होते, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए आप मेडिटेशन करो, अपने आप को टाइम दो, रिलैक्सेशन थेरेपीज करो, योगा करो, ताकि उसकी जो स्ट्रेस लेवल है वो दूर हो जाए। तो ये था लाइफस्टाइल का सुधार। तो अगर हम चाहते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत टाइम यानी लॉन्ग टर्म मैनेज हो जाए, तो उसके लिए आप दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बिल्डअप करना है, यानी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट जो मरीज होता है उसके दरमियान थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको गेन करना है ट्रस्ट, यानी जो पेशेंट है वो ट्रस्ट करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तभी वो अपनी जो उसकी प्रॉब्लम तभी वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से शेयर कर सकता है और उसका इलाज भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप में हम उसको बोलते हैं, ये जो मानसिक पेशेंट होता है या मेंटल पेशेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि फॉलोअप के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आ जाइए, ताकि साइकेट्रिस्ट मेंटल स्टेटस बार बार देखे और उसमें कितना सुधार आ रहा है वो भी अच्छे से देखे। तो ये हमने देखा बीपीडी यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रिलेटेड इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं और हम ऐसे कंडीशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जब
भी आपके पास ऐसे केसेस आएंगे तो आपको दूर से ही पता होगा कि इस व्यक्ति में, इस पेशेंट में ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होंगे और मैनेजमेंट भी आपके पास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने, इस केस में हमने विस्तार से सारा मैनेजमेंट डिस्कस किया। मिलते हैं अगले केस में, तब